अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज कर दिया है और रिंग रोड इंक्वायरी टीम जो है वो कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन पर मुश्तमिल है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात के बाद तमाम हकायक कौम के सामने रखे जाएंगे कि किस तरह गलत तरीक़ेकार से 2 अरब 30 करोड़ का मुआवजा अदा किया गया और ज़मीन हासिल करते हुए संजानी के मारूफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाया गया। किस लिए जो है वो असल नक्शे को तब्दील करके मज़ीद नए रस्ते शामिल किए गए। रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो 36 किलोमीटर पर मुहित मनसूबा क्यों और किस तरह बढ़ाकर 65 किलोमीटर कर दिया गया, जिसके सबब मनसूबे की लागत जो है उसमें 25 अरब रुपए इजाफा देखने में आया। लेकिन यहाँ असल सवाल यह है नाजरीन कि इंक्वायरी से पहले ही कुछ नाम लिए गए और उनको मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराया गया, बावजूद इसके कि इन अफराद के नाम भी इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल नहीं। पहला नाम वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का है, जिन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से कहा था कि उनका नाम फीड करवाया गया है और वज़ीर आज़म PM सेक्रेटेरिएट की जानिब उन्होंने इशारा भी किया। अगर इंक्वायरी में आपका नाम नहीं तो फिर इसका मतलब हुकूमत के अंदर ही कोई है जो आपके खिलाफ हाथ मार रहा है और ये आपके बकौल मीडिया को फीड कर रहा है। कौन है ये? यकीनन आस्तीन आप हर जगह मौजूद होते हैं, हर मुआशरे में, हर अदारे में मौजूद होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी यकीनन इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन गलत चीजें फीड करने वाले। गलत फीड किया तो जिन लोगों ने फीड करवाया अंदाजा तो यही है कि वो आपके अपने कैंप के लोग हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप? मेरे एजेंडे में है कि हमने आस्तीन के सांप ढूंढने हैं और यकीनन हर जगह मौजूद है। रावलपिंडी रिंग रोड से मुतालिक कमिश्नर रावलपिंडी की मुतनाज़ा रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि साबिक ब्यूरोक्रेट तोकीर शाह के करीबी रिश्तेदार जो सरकारी ओहदे पर फायज हैं, वजीर हैं, उन्होंने साबिक कमिश्नर पर इस मामले में दबाव डालने की कोशिश की। ये इशारा वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त और मुआवने खुसूसी साबिक अभी कहेंगे जुल्फी बुखारी साहब की तरफ था। गो के जुल्फी बुखारी का नाम इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसी बुनियाद पर जुल्फी बुखारी ने तहकीकात मुकम्मल होने तक लेकिन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। हाई मॉरल ग्राउंड का नाम उन्होंने था। उन्होंने एक प्रोग्राम में अपना नाम ECL में डालने की भी पेशकश की और मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस इस्तीफे के साथ ही सवाल उठ गए कि क्या जुल्फी बुखारी साहब ने खुद इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद जुल्फी बुखारी साहब मानते हैं कि रिंग रोड से मुत्तसिल जो अराजी है उनमें उनकी तो क्या, उनके अहले खाना की भी 1 इंच जमीन नहीं। जो आप पे इल्जाम लग रहा है आपने इधर जमीन खरीदी, उधर जमीन खरीदी, आपने कोई जमीन नहीं खरीदी। सर, मेरी कोई भी जमीन अगर रिंग रोड के आसपास भी 1 इंच भी हो, मेरी वालदा की, मेरे वालिद की, मेरी बहनों की, वालिद की भी नहीं है, वालिद साहब की भी नहीं है, 1 इंच भी कोई साबित कर दे तो जो आप सजा। जुल्फी बुखारी के इस दावे के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कुछ खबरें और दस्तावेजात गर्दिश करना शुरू होंगी, जिनमें दावा किया जा रहा है कि उनकी हमशीरा सकीना बुखारी रावलपिंडी रिंग रोड तोसी मंसूबे से मुबैना तौर पर फ़ायदा उठाने वालों में शामिल हैं, जिनकी 130 कनाल अराजी जो है वो वहाँ पर है। साथ ही ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि ये ज़मीनें जो हैं ये दरअसल जुल्फी बुखारी की मिल्कियत है और उनकी हमशीरा जो है वो उनकी बेनामी है। इस दावे के साथ ही एक FIR की कॉपी भी गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक 6 नवंबर 2019 को एक खातून ने थाना न्यू एयरपोर्ट जिला अटक में यह मौक़िफ़ अपनाया कि फ़तेह जंग जिला अटक में उनके हिस्से में आने वाली ज़मीन कुछ अफराद जो हैं वो फ्रॉड करके उन्होंने बेच दिया है। इस FIR में दरख्वास्त गुजार का नाम सैयदा सकीना बुखारी दुख्तर सैयद वाजिद हुसैन बुखारी लिखा है, जो कि जुल्फी बुखारी साहब की सगी बहन है। सिर्फ यही नहीं, इस करप्शन स्कैंडल में जुल्फी बुखारी साहब के प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी का भी नाम आ रहा है, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनकी रिंग रोड से जो है वो मुस्तफ़ीद होने वाली नोवा सिटी में सोसाइटी में तशहीरी मुहिम में वो पेश थे। फिर कुछ तस्वीर जुल्फी साहब की शेयर की गई कि वो इस हाउसिंग सोसाइटी की तशहीरी मुहिम में भी शामिल थे। ये तमाम इल्ज़ामात और मुबैना तफसीलात जो आपके सामने रखी, इसका सबसे बेहतरीन जवाब खुद जुल्फी बुखारी साहब दे सकते हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला सवाल तो ये कि आपने एक शो में कहा कि आपकी 1 इंच ज़मीन नहीं है, ना आपकी बहनों की हैं, ना आपके वालिद साहब की हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें 127 कनाल सकीना साहिबा आपकी सिस्टर है, हमारी भी सिस्टर हुई, उनकी मौजूद है, FIR उनके नाम की है। इसको अब आप कैसे डिनाई करेंगे?
जी आदिल साहब, बात वहीं की वहीं है कि ना मेरी फैमिली की कोई ज़मीन है। ये पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि जो ये केस है ये भी ज़मीन नहीं, ये कोर्ट केस है। ठीक। जो ये कोर्ट केस है ये भी रिंग रोड के ऊपर नहीं है। अच्छा। मूरत जो जिस जगह का जो ये नाम है, ये मेरे पास मैप पे है जी 50,000 कनाल रब्बा है, इतना बड़ा है वो। और जो इसमें हम कह रहे हैं, इस पर ज़रा ये समझने की आपको ज़रूरत है। मैंने पिछले 2-3 दिन इस पे डॉक्यूमेंट्स भी सारे निकाले हैं। इसमें 2006 में एक एग्रीमेंट मेरे वालिद साहब ने किया था। अच्छा। बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो लोगों को समझ आती है, वहाँ से उन्हें पैसे भेजे एक ज़मीन के एक डेवलपर के साथ, जिसने अल इनाम, ये इसमें लिखा हुआ है FIR में अल इनाम के साथ हमने ये एक एग्रीमेंट किया। एक ज़मीन जो गुजर खान में थी, ठीक, इसने हमारे साथ, जैसे कि बाकी ओवरसीज़ और लोगों के साथ होता है फ्रॉड, उनने फ्रॉड करके वो ज़मीन आगे बेच दी, हमारे पैसे खा गया। हमने क्या किया कि हम अभी SSCP और कोर्ट में गए हैं, पिछले 10, 12, 14 सालों से। अच्छा। कोर्ट में हम गए हुए हैं कि ये हमारे पैसे खा गए, तो इस कंपनी पे जो भी एसेट्स हैं, जो भी ज़मीन है, उसका हमारा हिस्सा ही, क्योंकि इसने हमारे से उस वक्त कुछ 3 करोड़ 75 लाख हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे। ठीक है जी। अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में भी ना वो कंपनी में हमारा एक कोई शेयर है, अभी तक केस कोर्ट में है। ठीक। जो उसके पास ज़मीन हो, चाहे मूरत में हो, चाहे कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, हम कह रहे हैं कि काश हम वो केस जीत जाएं, वो हमारी बन जाए, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। इस वक्त वो कोर्ट में। अगर मेरा कोई इतना इन्फ्लुएंस होता तो पिछले 2-3 सालों में हम हुकूमत में हैं, मैं कोर्ट से इन्फ्लुएंस करके अपने वालिद को वो केस जिता देता। ये है उनका CEO का लेटर, जो यहाँ क्लियरली स्टेट किया गया है कि allotted to Sakina Bukhari against cash payment and due to non-payment of cash by Sakina Bukhari against the site share। डेट का है जुल्फी साहब? ये है जी डेट 2009 का। अच्छा। ये है एग्रीमेंट 2006 का। अच्छा। हम 2009 से हम कोर्ट में अभी तक फिर रहे हैं कि लेकिन 9 में इस लेटर के मुताबिक तो आपकी सिस्टर की हो गई है ना अब ये जमीन। जी ठीक है। तो नहीं, सिस्टर की जमीन नहीं हुई। अच्छा। ये 2009 का है कि हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इसमें शेयर्स मिले कंपनी में। अच्छा। अब कंपनी के पास अगर कराची में घर हो, हम कह रहे हैं कि उसको बेचने से पहले जो ये FIR है, हम कह रहे हैं कि ये बेच के खा जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जो हमने पैसे इसके हमने जो लगाए थे गुजर खान वाली इसकी सोसाइटी में, वो इस जमीन से निकले। अच्छा। चाहे वो मूरत की हो, चाहे वो इस्लामाबाद की हो, तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी टेक ये है कि ये जमीन अभी आपकी हमशीरा के नाम नहीं है? ये जमीन 1 इंच भी मेरे हमशीरा के नाम है। जमीन तो दूर की बात है, जमीन तो यहाँ आती है ना, जमीन से पहले कंपनी आती है। ठीक है। अभी तक एक शेयर भी मेरे बहन के नाम पे नहीं है। ये उनकी सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, हर चीज़ है, एक दफ़ा भी एक शेयर उनको इसमें नहीं मिला। ये तो जो 123 कनाल और 18 मरले ज़मीन है मूरत में, ये आपकी हमशीरा के नाम नहीं है? ये ज़मीन भी हमशीरा के नाम पे नहीं है और इस कंपनी में मेरी बहन का एक कोई शेयर नहीं है। ये अभी तक, लेकिन अगर आप वो केस जीतते हैं तो वो उनके नाम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि ये टेलीविजन पे आ गया तो शायद कोर्ट्स अभी फैसला भी सही कर दें कि ये काश हमारे नाम आ जाए। और बाय द वे, जो हम मांग रहे हैं वो शेयर्स हैं 38% के, तो जो भी 150-90 कनाल जो रह गया है वहाँ, उसका सिर्फ 38% हमें मिलना है, तो लगभग बनता है 50 कनाल। ये प्लानिंग की होगी ना कि ये जमीन आपको मिल जाएगी, रिंग रोड बन जाएगा, तो रिंग रोड उस जमीन से गुजार हमने 50 कनाल के लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग की थी। नहीं, लेकिन 123 कनाल जमीन है ना जुल्फी साहब, इसमें बड़ा एक तो 23 अभी रह चुकी है, उसमें से 38% अगर हम केस जीतें जो 10 साल से 2006 से कोर्ट्स में है, तो आप ये लॉजिकली आदिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2006 से प्लानिंग थी कि 50 या 60 कनाल के पीछे इतनी लंबी प्लानिंग हुई मूरत। और बाय द वे, मूरत का मैं ये भी बता दूं, मूरत नए अलाइनमेंट में नहीं है, वो 2017 की 2017 की अलाइनमेंट में वैसे भी है। और अगर कोई जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी चीज़ गलत हुई है रिंग रोड में, मोस्ट लाइकली मूरत वहीं रहेगी। तो इसमें मूरत का कोई इशू नहीं है, इसमें इशू जो मेरे पे आया था ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे कि आप ये एक पेड सोशल मीडिया कैंपेन थी
जो खातून बेचारी पढ़ रही थी वो एक टीवी स्क्रीन से पढ़ रही थी, उसको पता भी नहीं है कि उसको क्या दिया गया है, ना उनने कोई फैक्ट फाइंडिंग की है, ना उनने देखा है। तो सरासर मीडिया पे झूठ बोला गया है कि हमारी कोई ज़मीन है, सरासर झूठ बोला गया है कि उस कंपनी में हमारा कोई शेयर है। हम अदालत में लड़ रहे हैं एक जंग कि उसमें शेयर होना चाहिए, और वो अगर हमारा हो गया तो वो अदालत से होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो गुलजार हुसैन शाह साहब की रिपोर्ट है उसमें पेज 20 पे एन इन्फ्लुएंशियल क्लोज रिलेटिव करंटली होल्डिंग पब्लिक ऑफिस इज आल्सो रिपोर्टेडली एसोसिएटेड इन आर्गुमेंटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर तोकीर शाह ऑन एक्स कमिश्नर, आपकी बात हो रही है। अब इस पूरी रिपोर्ट में इस एक जुमले की वजह से आप रिजाइन कर गए। अब कुछ लोगों को पता है, जिनमें मैं भी शामिल हूं, कि आप पीएम साहब से डायरेक्ट आपकी एक्सेस थी, जितने क्लोज थे। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप इस वजह से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? Why did you resign? इससे पहले देखें, रूजवेल्ट वाला मामला आया, यू डिड नॉट रिजाइन। ताफ्तान बॉर्डर वाला आया, इससे बड़े बड़े मसले थे। इस एक लाइन पे आप रिजाइन कर गए और अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बुनियादी तो कुछ तो होगा जी। बुनियादी चीज़ ये था कि कुछ जो आप कह रहे हैं कुछ तो होगा है। रूजवेल्ट पे कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कंप्लीट मीडिया स्पेकुलेशन थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ये एक स्कैंडल पीएम साहब ने डिस्कवर की है, ठीक है जी। स्कैंडल के ऊपर उनने इनिशियल वो आए थे, सारी चीज़ें आई थी कमिश्नर साहब की, बेज़ुबान जानवर और बाकी ये सारे। फिर उसके बाद उनको टाइम दिया गया 10-15 दिन जो भी थे कि फैक्ट फाइंडिंग करें। उस फैक्ट फाइंडिंग में जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि उनने ये पॉइंट लिखा था कि एक मेंबर ऑफ द फैमिली हाई पोजीशन में, और उसने ये इन्फ्लुएंस किया है। तो क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग अभी दुनिया के सामने ने रख दी है, तो अगर ये लाइन ना ऐड करते तो मैं इस्तीफ़ा नहीं देता। लेकिन क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उंगली पॉइंट की है मेरे पे, तो अब मैं कमिश्नर साहब को चैलेंज करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको किसी ना किसी तरीके से साबित करें, वरना एक सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर आपने उंगली उठाई है विदाउट एनी एनेक्स्चर। अच्छा, आप गुलजार हुसैन शाह साहब को पहले से जानते थे? कभी मुलाकात? मेरी शायद 1 या 2 दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन उस क्लोजनेस या कोई इस तरह का कोई पर्सनल लड़ाई आपस में, कोई दुश्मनी, कोई कुछ नहीं। तो वो क्यों डालेंगे? व्हाई वुड ही डू दैट? किसी के कहने पे डला होगा, जिस तरह सरवर खान साहब कह रहे हैं आस्तीन के सामने। देखें, मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज पे रिलाई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें हमें नजर आ रही है ना, एक 20 ग्रेड का ऑफिसर है, एक बड़ी पिंडी कमिश्नर, एक बहुत के ऑफिसर को आपसे क्या दुश्मनी कि आपका नाम उसमें डाल रहा है? शायद कुछ ना हो, शायद उनकी लापरवाही हो, शायद उनकी इनकेपेबिलिटी हो उस इंक्वायरी की, शायद उनको सही समझ नहीं आई कि इसको इंक्वायरी को कैसे हैंडल करते हैं, उनके पास सबूत हो, शायद उनके पास सबूत हो। तो ये सारी चीज़ें जो अभी एंटी करप्शन को दी गई हैं, अब एंटी करप्शन का काम है कि उस कमिश्नर को बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने ये सेंटेंस ऐड किया था, किस बुनियाद पे आपने ये ऐड किया था, आपके इसके पीछे क्या है? या तो वो कहेगा जी मैं उसको कहना नहीं चाह रहा था, इसके पीछे ये देखें ये सारी चीज़ें हैं कि जी वो और डॉक्टर तौकीर शाह ने 5 सालों से प्लानिंग कर रहे हैं, या वो कहेगा कि जी हेर से थी, मैंने हेर से इसमें ऐड कर। शहजाद अकबर का कोई लेना देना देख रहे हैं आप इसमें? देखें, नहीं, इसमें शहजाद अकबर आते ही नहीं है ना जी। मतलब है कि रिंग रोड की इंक्वायरी हो, इसमें शहजाद अकबर साहब का तो अभी तक कोई काम है ही नहीं है इसमें। अच्छा जी, मतलब आपका किसी पे शक भी नहीं है कि इसके कहने पे हुआ? देखिए, मैं आधा भाई, देखें, ये अगले आपको पता है कि पाकिस्तान में कैसी चीज़ें होती हैं। एक दिन कोई आके आपके कान भर रहा होगा, कल आके कोई और कहेगा, जब आप गिरे हुए होंगे तो हर बंदा कह रहा होगा कि अच्छा आपको पता है जुल्फी ने ये भी किया और ये भी किया, आज ये स्कैंडल है, बहन का सोशल मीडिया पे निकल गया है, कल कोई और निकल जाएगा, कल। तो मेरी एनर्जी पूरी उस चीज़ पे फोकस्ड है कि जो भी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएं, मैं फ़ौरन उसको रिबट करूं और उनको प्रूफ करूं, फिर बोलूं कि आए प्रूफ करें। जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, कुछ और अहम सवालात, दिलचस्प सवालात और उनके जवाबात सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रिंग रोड स्कैंडल जो कि बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है और सुनने में आ रहा है कि उससे भी बड़ा ये स्कैंडल है जो इंकशाफात सामने आएंगे, उसका जो एक मरकजी किरदार जिनके नाम सामने आया, जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने रिज़ाइन दिया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब से लास्ट कब कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, मीटिंग कब हुई, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या वो मेरी लास्ट पीएम साहब को पिछले मंडे 1 हफ्ते पहले मुलाकात थी, जो पहला वर्किंग डे था ईद के बाद, और उसमें ही मैं उनके पास गया कि पहला वर्किंग डे है। मैं दुबई में था,
मैंने उनसे टाइम मांगा कि रिपोर्ट आ गई तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनको मैं गया तो मैंने बोला जी, मैंने उनसे अपने इजहार भी किया कि मैं समझता हूँ कि बड़ा केयरलेसली इसने कमिश्नर ने हैंडल किए और उसको ये एक लाइन एक सिटिंग मिनिस्टर के लिए नहीं लिखनी चाहिए थी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार नहीं दो रिजाइन। आदिल भाई देखें, पीएम का जो मॉरल ग्राउंड है वो बड़ा हाई है, उसमें हमें भी अभी टाइम लग रहा है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उनके पास इतना हाई मॉरल ग्राउंड है। तो अगर उनके मेन या उनके करीबी या उनके यंग स्पेशली जो साथी हैं वो उस मॉरल ग्राउंड के मुताबिक ना उतरे तो फिर बाकियों का तो कोई चांस नहीं होगा। तो आई थिंक उनने ऑब्वियसली अप्रिशिएट ही किया होगा कि उनकी टीम हाई मॉरल ग्राउंड लेना सीख गई है। और मैं नहीं था, उससे पहले अलीम खान साहब थे, सत्यान खान साहब थे। डॉक्टर ये जो तोकीर शाह साहब हैं, ये आपकी अम्मी के कज़न हैं, खालाजाद हैं, मामूजाद हैं, ये आपसे कितने क्लोज? क्योंकि इनकी वजह से ये सब कुछ वो कह रहे हैं ना कि आपने उनको उन्होंने इन्फ्लुएंस करवाया रिंग रोड के डिसीजंस को आपके ज़रिए। आपकी कब कितनी रेगुलर मुलाकात होती है? और जो 14-15 सालों से तो मेरा ख्याल है आपकी फैमिली टर्म्स भी नहीं है। 3 साल बाहर ही रहा हूँ तो इतनी कोई हमारी नहीं है। देखिए ये पॉलिटिकल शो है, मैं एक टीवी रियलिटी शो नहीं बनाना चाहता जो देखें हमारे फैमिलीज़ में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि हर फैमिली में होते हैं। कई लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, कई आपको काफ़ी कोई इतनी ख़ास बातचीत नहीं होती। लेकिन आई डोंट थिंक कि टीवी और पब्लिक वो प्लेटफॉर्म है उसको इजहार करने के लिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर तोकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ के। आप एक लिहाज से कह सकते हैं डिफेक्टो सीएम थे, ठीक है जी। उनके पास उनने 2017 का जो रिंग रोड का जो अलाइनमेंट है जो भी है वो सबको मंजूर है, सब कह रहे हैं कि वो सही था और अब गलत चेंज हुआ है, चेंज हो गया है, अल्टरनेट हो गया है, जो भी अल्फाज हैं। तो अगर वो खुद डिफेक्टो सीएम थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीएम के, तो अगर उनको कोई शौक़ था अपनी ज़मीनों से गुजारने का तो वो उस वक्त करते, या वो ये सोचते कि मेरी हुकूमत में नहीं, हमारी हुकूमत अगली दफ़ा नहीं बनेगी, पीपीआई की हुकूमत आएगी, खान साहब उसके वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उनका एक दोस्त है इंग्लैंड में, वो लंदन से आएगा, मिनिस्टर बनेगा, मैं उसको फिर इन्फ्लुएंस करूँगा और फिर मैं चेंज करूँगा। मतलब ये अक्ल का तकाजा आपको ये कहता है कि ये सही नहीं हो सकता। और जो संजानी की ज़मीन है, जो इस इलाके के हैं, वो आपको बताएंगे कि वो बड़ी महंगी ज़मीन है। सही। और तो अगर मैं भी डॉक्टर तोकीर शाह होता, मुझे कोई शौक नहीं होता कि मैं अपनी ज़मीन डीसी रेट्स पे गवर्नमेंट को बेचूं। अच्छा, इसमें जुल्फी साहब एक बात ये भी है ना कि एक देखें कि खान साहब के जितने भी करीबी लोग हैं, बहुत करीब जो थे, जहांगीर तरीन साहब थे, आप थे, इन्हीं लोगों के क्यों नाम आ रहे हैं और स्कैंडल्स और वो आ रहे हैं? देखिए आई डोंट नो कि इसमें करीब होना या ना होना की बात होती है। ये ज़रूर बात होती है कि ठीक है, जब आप वो कहते हैं हैव द प्राइम मिनिस्टर्स एयर, या जब आप करीब होते हैं तो देखें जेलसी हर माशरे में होती है, अभी नहीं, कब से है, हमेशा से है, जब से इंसान बना है तब से है। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बात ये होती है कि जो चीज़ ख़ास तौर के पाकिस्तान के माशरे में जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हमें वो दम होना चाहिए कि उसको आखिर तक लेके जाएं। अगर आपने मेरे पे इल्ज़ाम डाला है तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आपने आखिरी वक्त तक ये साबित करना है, चाहे कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कि ये सच है। आपके पास ऑप्शन है, कमिश्नर साहब को कोर्ट लेके जाएं, चैलेंज करें ये। अगर ये देखें कमिश्नर साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि ये प्रूव करें इस चीज़ का, या तो माफ़ी मांगे कि ये हेयर से थी और इनको नहीं डालना था, या वो बोलें कि मेरे पास थोड़े से लिंकेजेस थे तो मैंने रिपोर्ट में डाल दिया कि ये एक पॉसिबिलिटी है। उन्हें इस्तेमाल भी लफ्ज़ की पॉसिबिलिटी कि वो निकल भी सकें और अगर हो तो फिर वो कह भी सके कि उन्होंने डाला हुआ है। तो मैंने इस पे स्टैंड लिया हुआ है कि अब आप प्रूफ करें, चाहे मैं सीट पे हूं या ना हूं, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी आपको साबित करना होगा। और अगर नहीं हुआ तो आपको माफ़ी मांगनी होगी कि आपने ये किया, क्योंकि आपने मेरा भी टाइम ज़ाया किया, गवर्नमेंट का भी टाइम ज़ाया किया, और फजूल में जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं हुकूमत में। इंक्वायरी हो रही है उस पर एतमाद है जी? अभी तो एंटी करप्शन पंजाब को दे दिया। आपने जुडिशियल इंक्वायरी का कहा था, वो तो गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, आपको पता है। और ECL पे नाम डलवाने का भी आप देखें, दो चीज़ें हैं। मैंने जुडिशियल इंक्वायरी का इसलिए बोला हुआ था क्योंकि ये प्ले इस तरीके से हुआ था कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल रोका गया है और ये वो जो होगा,
तो जब इतना बड़ा स्कैंडल रोका गया है और हो सकता था, तो उसके मियार की एक एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब है कि स्कैंडल अगर हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा किसी ने किया है और इंक्वायरी का लेवल यहाँ हो, तो फिर वो शोभा नहीं देता, फिर उसमें बाद में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ऑपोजिशन भी कह रही थी कि जुडिशल हो, तो अगर कल को FIA होती या कोई होता, वो कहता है कि जी आपने अपने इदारे ने करके फ्री चिट दे दी है इसको, तो मैं कह रहा था कि किसी को भी छूटने की जगह ना मिले, सबसे ज्यादा सख्त किस्म की इंक्वायरी करें, सबसे हाईएस्ट पैमाने पे। ये भी कहा जाता है कि आप ब्रीफकेस उठा के भाग जाएंगे। हाँ, ये भी देखिए, जब से मैं आया हूँ कि मैं ब्रीफकेस उठा के भाग जाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे पे स्कैंडल आता है वो आता है कि जी इनकी फैमिली तो इधर भी है, इनकी फैमिली इधर भी है, इनकी ज़मीन इधर भी है, इनकी ज़मीन उधर भी है। तो फैसला कर लें कि या तो मैं यहाँ बाहर से आया था, मेरा यहाँ कोई वाली वारस नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था, या ये फैसला कर लें कि मैं पाकिस्तान में इतना इंट्रेंच्ड हूँ कि मैं यहीं का हूँ और मैं वो ब्रीफकेस लेके नहीं भागूंगा। देखें, ब्रीफकेस लेके भागने वाले और थे, जो ब्रीफकेस लेके भाग रहे थे वो अब बाहर बैठे हुए हैं, जो भाग जाना चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन दे दें, हम बाहर जाएं, भाई के पास जाएं, अब्बू के पास जाएं। हम तो वो मांग ही नहीं रहे। मैं तो यहाँ बड़ा रिलैक्स्ड हो के, मुझे तो 3 सालों में कोई टाइम ऑफ ही नहीं मिला, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। आजकल मिला है आपको टाइम ऑफ? आजकल मुझे वेला बैठा हूँ, टाइम ही टाइम है। ठीक है, लेकिन ECL पे आप अभी भी कह रहे हैं कि ECL पे आपका नाम डलवाए ताकि देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ECL पे नहीं डालेंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं जाके 2-3 मुल्क ऐसे देखाऊंगा जो मैं पहले मुझे हॉलीडेज नहीं हुई। ECL पे डालेंगे तो मैं यहीं बैठ के जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वो काम करूंगा, पाकिस्तान के अंदर। आप जाएंगे तो सबसे पहले मैं सेगमेंट करूंगा, भाग गए जुल्फी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद वापस भी आ जाऊंगा, फिर एक और सेगमेंट करना होगा। चले ठीक है, जुल्फी बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, आपने सुना, हमने अपने सवालात उनके सामने रखे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, सुबह हमारे हाथ लगे थे कि जुल्फी साहब की हमशीरा की जो जायदाद है 127 कनाल जितनी भी है, तो हमने सवालात उनके सामने रखे, उनके जवाबात आपने सुने। वक्त तो चाहते हैं नाज़रीन ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक दफ़ा फिर खिंचाई शुरू हो चुकी है, और जो खलीज शहबाज शरीफ कम करने की कोशिश कर रहे थे, मरियम नवाज की एक स्टेटमेंट ने मजीद बढ़ा दिया है। वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब और सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी की दावत दी गई है? क्या शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दो अपना इशाया दिया, उसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को अपोजिशन इत्तेहाद बहाल करने के लिए PDM में वापस आने की तजवीज़ दी है? ये तमाम सवालात गुज़श्ता रात से गर्दिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने इशाये से अपोजिशन इत्तेहाद की बहाली की उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन इस इशाये में मरियम नवाज की इस्लामाबाद में होने के बावजूद गैर हाजिरी और मौलाना साहब की भी अदम शिरकत ने कुछ सवालात खड़े किए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि क्या नून लीग PDM की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी को शामिल करने के मामले पर एक पेज पर है या नहीं? क्या नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज अपने चचा और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मफामती सियासत को कबूल करने को तैयार भी हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब तो आज खुद मरियम नवाज ने भी दे दिया, और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने रिपोर्ट का वजन जो है वो उन्हीं के पड़ले में डाला। PDM के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दी गई। PDM कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैंने मीडिया टॉक सुनी तो नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। अब मरियम नवाज सिर्फ यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये वाजे कर दिया कि शहबाज शरीफ PDM का वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं है, और उनका गुज़श्ता शब का इशाया भी बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ की ओपोजिशन को एक करने की कोशिश को अब झटका तो पहला लग चुका है, वो अपने घर से ही लगा है। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मिलने भी गए, लेकिन इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने भी पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी का रास्ता दिखाने से इनकार किया।
अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़रसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है उसमें पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने पीडीएम की तौहीन की है। इसका इज़ाला आपको करना हो। पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के लिए। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद को अपने बयानिए के मुताबिक चला पाएंगे, क्योंकि एक तरफ खुद मरियम नवाज ने साफ साफ कह दिया कि शोकास के जवाब तक पीपल्स पार्टी से अब कोई बात नहीं होगी, जबकि मौलाना साहब ने भी मफामत से हाथ खींच लिए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि शो कॉज नोटिस उनके लिए काबिल कबूल नहीं, और साथ ही पीपल्स पार्टी का एतराज़ ये है कि नून लीग पीडीएम में अपने फैसले मुसल्लत करना चाहती है और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बतौर सरबराह अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। अब ऐसी बदएतमादी की फिजा में क्या मफामत की कोई गुंजाइश बन सकती है? दुश्मनी का लफ्ज़ मैंने आज मरियम नवाज की ये बात सुनने के बाद इस्तेमाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएम पे छुरा घूम रहे हैं? आपको आज पता चला? इससे तो साफ जाहिर है कि मरियम नवाज किसी तौर नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ के मफामत के बयानिए को आगे बढ़ाने या उसका तासुर भी देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में हुकूमत को बजट इजलास में साथ मिलकर टफ टाइम देने का इरादा उठने से पहले ही ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा नायब सदर हैं अपनी पार्टी के खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तोड़ने की कर रहे हैं? मरियम साहबा क्या कह रही हैं, शहबाज साहब क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। नहीं, इसमें बड़ा, अगर आपके नाजरीन की समझ के लिए बड़ा सादा हो जाएगा कि अपोजिशन इस वक्त दो मतवाजी ट्रैक्स के ऊपर चल रही है। एक है पार्लियामान, जहां हमने आने वाले बजट की सख्त मज़ामत करनी है और कल इसी पर इतफाक़ हुआ है। पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, एएनबी भी थी, सेनेट और कौमी असम्बली में जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स वहाँ मौजूद थे, बशमूल मौलाना असद जो MMA के पार्लियामेंट्री लीडर हैं, तो वहाँ मौलाना साहब के बेटे हैं, वो वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो वो बजट सेशन और ओवरऑल पार्लियामान में मज़ामत। जो पीडीएम है वो आपके नाजरीन को असल में इस सारी गुफ्तगू में और दुश्मनी और दोस्ती के में भूल जाता है कि पीडीएम का एक एलामिया था 27 नुकाती जो 20 सितंबर 2020 का था। वो अपनी जगह पर कायम है और पीडीएम भी उस पर कायम है। और अब जो पीडीएम का इंशाल्लाह चंद दिन बाद इजलास होगा वो उस पर दोबारा इस पर गुफ्तगू होगी कि सरबराही इजलास की आप बात, सरबराही इजलास की बात, जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को दावत नहीं, उनको दावत नहीं दी गई। सो पीडीएम के हवाले से हम समझते हैं कि वो हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो दोबारा इसका इयादा करें और उसमें सबसे बेहतरीन जो तरीक़ेकार है वो ये है कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी बात करे कि भाई हमें ये जो अगर कोई सख्ती हुई है, कोई आपस में तलख गुफ्तगू हुई है, उससे हम आगे बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात तो किसी भी तरह बेहतर नहीं हो रहे और ये जो हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा इमरानी है ये तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अच्छा खुरम साहब, इस पूरी गुफ्तगू में अब आपने वो ट्रैक्स तो बना दिए हैं दो, लेकिन उस ट्रैक्स में नजर ये आ रहा है कि एक बस में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब बैठे हुए हैं, दूसरी बस में मरियम नवाज और मौलाना साहब बैठे हुए हैं। मुझे तो ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती नजर आ रही है। नहीं, देखिए ना, यही तो बात है कि वो मतवादी ट्रैक्स हैं और उनके दरमियान एक चीज़ मुश्तरक है, उसका नाम है मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्योंकि वो पार्टी के मुंतखब सदर हैं। जब तक तो पीडीएम का एक अवामी जलसे हो रहे थे जिन दिनों में, उन दिनों वो 7 महीने जेल काट कर आए हैं। और वो सारी बात जो कहते हैं ना ये मफामत, वो खुद भी ये सवाल पूछते हैं कि अगर मफामत होती तो पहले जो है 3 महीने पहले 2019 में 20 में, और फिर जो है ये 7 महीने जो काट कर आए, या 10 महीने इमरान खान ने उनको अपने बुग्स के में जेल में डाले रखा है, तो इसको मफामत कहते हैं कि मैं 10 महीने जेल में पड़ा रहा हूं। लेकिन ये कि वो पार्टी के सदर हैं और वो दोनों को पार्लियामान में उनकी जो जिम्मेदारी है उसको लेकर चलेंगे। पीडीएम का मामला चूंकि उस एलामिये से जुड़ा हुआ है जिसमें हमने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की सियासत में से और जमहूरियत में से, इंतखाबात में से जो गैर आईनी मुदाखलत है उसे खत्म करना चाहते
चाहते हैं, वो जो ट्रैक है वो ज्यादा पावरफुल है। ये तो पार्लियामान वाला तो एक ऑन, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ चलना चाहिए बाकी ओपोजिशन को और चल सकते हैं, ये कोई नहीं कि जी पीपल्स पार्टी अब जब तक शोकाज का वो ना दे तो वो। देखिए बात ये है कि शो कॉज है उस इलामी से जुड़ा हुआ कि क्या आप उस पूरे जो एजेंडा है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस मुल्क की सियासत में से अगर ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर करना है, हमने मिसिंग पर्सन को आज़ाद करना है, हमने मीडिया को आज़ाद करना है, वो सारा जो एक मुश्किल एजेंडा है पीडीएम का, अगर पीपल्स पार्टी कुछ देर के लिए किसी वजह से उस एजेंडे को सब्सक्राइब नहीं कर रही, लेकिन पार्लियामान ने तो आगे जाना है, तो वो जो है वहां पार्लियामान में हम देखिए, ये बात सियासी रवादारी का हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी से हमारी वक्ती तौर पर मुखालफत हो सकती है, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन कोई और है, एक मुश्तरका, और उसके खिलाफ हमें जद्दोजहद करनी है। इस वक्त वो इमरान खान की सूरत में पार्लियामान में मौजूद है और पार्लियामान से बाहर पीडीएम का दुश्मन कोई चले। और है। आपने तो कह दिया दुश्मन नहीं है। सईद गनी साहब, आपकी इजाजत से हम उनको, सईद गनी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हम साहब ने तो बात खत्म कर दी है, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल उनसे भी ये था और आपसे भी ये था कि पार्लियामेंट में आप फिर साथ सब कुछ करेंगे शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, लेकिन पीडीएम में तो वो आपको दावत तक देने के लिए नहीं तैयार, तो ये कैसे आगे बात बढ़ेगी सईद गनी साहब? और ये तासुर अगर किसी ने लिया है कि दुश्मनी है तो गलत है। सियासी मुखालफतें पहले भी थी, शायद अब भी थोड़ी हैं, और हो सकता है कि इंतखाबात में मजीद भी हो, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन पीडीएम का जो अलायंस बना था, जो इत्तेहाद बना था, वो मौजूदा नालायक और नाइल हुकूमत के खिलाफ था, और हम ये समझते थे कि इस हुकूमत से इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ानी चाहिए, जिस पर मिलकर जद्दोजहद का आगाज़ भी किया गया। लेकिन अगर किसी एक मरहले पर आकर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ था और पीडीएम की कुछ जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था, तो इस पर ना तो जबर हम इन पे कर सकते हैं, ना ही हम पे कर सकते हैं। तो इन्होंने मुनासिब समझा कि ये उसी राय पे चलें जो इनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन वो इस्तीफ़े जो देने थे वो नहीं दिए गए, और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, इस पर आज सारी जमातें खड़ी हैं। और ये बात भी मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए, सुनने के लिए, आपके जो देखने वाले लोग हैं उनके ज़रिए पे उनको समझनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने जो मशवरा दिया पीडीएम को, पीडीएम ने जब उस पर अमल किया तो उससे पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ और मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हुई। चाहे वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना हो, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा लेना हो, उन तमाम मराइल में जब पीडीएम गई तो फेडरल गवर्नमेंट और पीटीआई बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए, एक्सपोज हुए, और लोगों ने देखा कि अवाम में उनकी पजीराई जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गई और बुरी तरह से वो ज़िमनी इलेक्शंस में हार रहे हैं। लेकिन जहाँ पर पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानी गई और इस्तीफ़े देने की बात की गई, तो वहाँ हम तो आज भी अपनी बात पे कायम है, लेकिन शायद जो जमातें इस्तीफ़े देने चाहती थी उन्होंने अभी तक इस्तीफ़े दिए नहीं है। ठीक, अच्छा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब, सईद गनी साहब ये आपने सुना फरमा रहे हैं कि जहाँ जहाँ बस पार्टी की बात नहीं मानी गई पीडीएम को नुकसान उठाना पड़ा, जहाँ जहाँ हम देख लें बात मानी गई, सेनेट इंतखाबात हों, ज़िमनी इंतखाबात हों, वहाँ पे हुकूमत को नुकसान पहुँचा, तो जीत तो फिर पीपल्स पार्टी की बयानिया की हुई है। अब पीडीएम में से उनको आपने मैं बड़े अदब से इख्तलाफ करूँगा। देखिए, ज़िमनी इंतखाब जीतने से पीडीएम का जो 27 नुकाती एजेंडा था उसमें वो पेशरफ्त नहीं हुई जो हम चाहते थे। मसलन और ख़ास तौर पे हमारे ख्याल में जिस तरीके से सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, जो हुकूमती बेंचों से 4 लोग हमारे नज़र में लेकर वो बने, उससे जो हमारा असल मकसद है, देखिए असल मकसद कुछ और है। पीडीएम का मकसद इंतखाबात जीतना नहीं था। इंतखाबात एक वक्ती टैक्टिक ज़रूर हैं, और वो उसमें हम कह सकते हैं चलिए हमने इंतखाबात जीते हैं, या पीपल्स पार्टी ने कराची का इंतखाब जीता है, उससे पहले भी उन्होंने इंतखाब जीता, हमने जो है वो केपी में इंतखाब जीता नौशहरा का, उससे हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म सियासी फ़ायदे हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रगल है, असल तो पीडीएम का मकसद जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है, जिसमें बहुत हद तक पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल है, क्योंकि उनको भी उस स्ट्रगल के दौरान जो वो भी कर रहे हैं बहुत नुकसान हुआ है। अब ये इशू है कि असल में जो डिफरेंस है हमारा पीपल्स पार्टी का इस वक्त, वो टैक्टिक्स के ऊपर है कि भाई क्या हमने वो बात किस सख्ती से करनी है,
हमने कौन सी बात जो है वो सड़क पर लेकर जानी है, कौन सी बात पार्लियामान में महदूद रखनी है। तो ये बात इसलिए मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू करने में कोई अमर माने नहीं है, और अगर आज नहीं या इस हफ्ते नहीं लेकिन चंद हफ्ते बाद अभी बजट सेशन के दौरान जब मजीद गुफ्तगू होगी तो कोई अमर माने नहीं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आ जाए। ठीक है, अच्छा चले, आप तो कह रहे हैं वापस आ गए, लेकिन सईद गनी साहब ने एक पॉइंट दूसरा जो उठाया वो ये कह रहे हैं कि जी इस्तीफे क्यों नहीं दिए आपने। वो कह रहे थे नहीं देने, आपने भी नहीं दिए। देखिए, हम फिर ये बात पीपल्स पार्टी की भी उनको समझ में है, मकसद इस्तीफे देना नहीं है, मकसद है इस मुल्क में जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात करवाना। नहीं, लेकिन सर तो अगर हम ये समझते हैं, इख्तिलाफात शुरू वहां से हुए थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाह रही थी, आपने उनको पुश करवा के आउट कर दिया कि जी आप नहीं, वही बात है कि हमारा डिफरेंस है टाइमिंग के ऊपर और टैक्टिक्स के ऊपर है। ठीक है, यहां सिर्फ यही इशू है कि जब भी हमें महसूस हुआ कि हम अगर इस वक्त, अगर मतलब बजट सेशन के दौरान भी अगर मैं महसूस होता है कि ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे इस्तीफे देने से हुकूमत जो है वो टॉपल हो सकती है, तो हम अपने फिर पीपल्स पार्टी के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आए हमारे साथ मिले और इस्तीफे दें। सईद गनी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं, बल्कि उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में पीपल्स पार्टी आ सकती है पीडीएम में। अब आज तो जो बयानात आपकी नजर से गुजरे होंगे, जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा शो कॉज के बगैर, या शायद खाकान साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी वापस वाकई आ सकती है पीडीएम में। प्लान में अगर आप सारी चीजें देखें तो उसमें नो कॉन्फिडेंस की भी बात थी, और उसमें यह कहा गया था कि बवक्त जरूरत जो है वो इस्तीफे भी दिए जा सकते। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद खुर्रम और सईद गनी साहब से गुफ्तगू जारी रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 2 सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब और सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि जब तक इज़हार वजूह के नोटिस का जवाब नहीं दिया जाएगा आप पीडीएम में वापस नहीं आ सकते। खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, हम चूंकि बजट के खिलाफ इकट्ठे काम करेंगे, 2-3 वीक्स में पीपल्स पार्टी वापस आ सकती है। 2 मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं नून लीग से भी। आप क्या कहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस आने के लिए तैयार है? क्योंकि आपको तो सरबराही इजलास की भी दावत नहीं मिली। देखें, एक तो देखें, मैं समझता हूं कि पीडीएम जो है वो जमातों का, मुख्तलिफ जमातों का एक अलाइंस था, और उसमें कोई जमात किसी के मातहत नहीं थी। ना हम किसी को डिक्टेट करवा सकते हैं, ना कोई हमें डिक्टेट करवा सकता है। जहाँ तक इस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की बात है, उसमें अब भी कोई कॉमन पॉइंट ज़रूर हो सकते हैं जिस पे जमातें मिल के बात आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर रवैया ये होगा कि जी हमें शोकास का जवाब देना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं शोकास का किसी को इख्तियार है भी कि नहीं है। पहले तो ये बड़ा सवाल है कि क्या कोई हमसे शोकास नोटिस देकर जवाब ले भी सकता है कि नहीं ले सकता। हम ये समझते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो बहरहाल अगर इंतज़ार ही करना है शोकास नोटिस का तो वो करते रहें, वो हमने नहीं देना। और अगर कहीं से ये ख्वाहिश हो कि जी हम पीडीएम में आएँ, तो फिर जाहिर है कि जो हमारे रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें नहीं हैं तो फिर ठीक है, वो अपने तौर पे हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं, हम अपने तौर पे कोशिश करते रहेंगे। मतलब अगर आप पीडीएम में आएंगे, आप अपनी शराइत पे वापस आएंगे, ये ठीक है? नहीं, शराइत तो देखें, कोई ये नहीं बुनियादी बात है कि हम किसी के मातहत नहीं है कि कोई जमात हमें जो है वो नोटिस इशू करे। ठीक, अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, वो तो कह रहे हैं जी कि हम शोकाज वोकाज क्या होता है, हम नहीं, अगर ऐसे करना है तो वो अपनी चलाएं, हम अपनी चलाएं, ऐसे नहीं होगा। अभी बजट सेशन शुरू होगा इंशाल्लाह 10 या 11 जून से। उसमें रोज़ाना पीपल्स पार्टी से हमारी गुफ्तगू होगी। पहले दिन भी, अगले जब डिबेट शहबाज शरीफ ओपन करेंगे तो बहुत मौके होंगे कि हम आपस में बात कर सकें कि शो कॉज नोटिस से अहम बात यह है कि अगर जो कोई बदगुमानी पैदा हुई है उसको बैठकर कमरे में खामोशी से गुफ्तगू करके हल किया जाए। मकसद तो ये है, मकसद कोई कागज़ लेना या देना नहीं है। कागज़ जो शो कॉज नोटिस जो किया गया था उसका भी यही मकसद था कि आए हमसे बात करें। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है, लेकिन जिससे मैं कहूँगा असल जो हमारा जो गाइड है वो 27 नुकाती एजेंडा है
जिस पे हम ये चाहेंगे कि हम आगे चलें और पीपल्स पार्टी हमारे साथ चले। वो उस एजेंडे के ऊपर जो अमल दरामद है वो अहम तरीन बात है, क्योंकि उससे पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। दूसरी अहम बात जिसकी वजह से मैं पीपल्स पार्टी को समझता हूँ कि वो अहम है कि देखिए, हमें पीडीएम में जब हम अपोजिशन कर रहे हैं, हमें मुल्क के तमाम हिस्सों को साथ लेकर चलना है। और चूंकि पीपल्स पार्टी का सिंध में एक बहुत बड़ा मैंडेट है, उनकी मौजूदगी पीडीएम को स्ट्रेंथन करती है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के चारों सूबों से जमातें जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, तो सिंध की मौजूदगी बड़े नंबर्स में वो पाकिस्तान की ऑपोजिशन के लिए ज्यादा ताकतवर है कि चारों सूबों की जमातें उसमें शामिल। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो खुर्रम साहब ने जो कह दिया, अगर मैं पीपल्स पार्टी होता मैं तो आज इनके साथ बैठ जाता। वो तो कह रहे हैं जी बदगुमानी जो शोकॉज नोटिस से ज्यादा है, बदगुमानी है जो बैठ के खत्म करनी चाहिए, तो वो तो आपको ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा वो रात गई बात गई, अब तो इधर ही सुलह हो जाएगी शायद आज शो में। मेरा ये ख्याल है कि बातचीत तो होती रहती है। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदऊ किया है शाइए पे ना, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी गए, हमारे सीनियर एक डेलीगेशन गया। तो ये तो कोई हमने नहीं कहा कि जी बातचीत नहीं करनी, और ये ठीक कह रहे हैं। बजट सेशन के अंदर शायद अपोजिशन की सारी जमातों को मिलकर हुकूमत को बजट में बड़ा टफ टाइम देना होगा, तो ये भी होगा। इसमें मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं करेगी अपना किरदार अदा, लेकिन बदगुमानी शायद या तो जान के पैदा की गई या मुझे नहीं समझ में आती कि क्या वजूहत थी। और ये बात तो हमने उस वक्त भी कही थी कि अगर पीपल्स पार्टी के किसी इकदाम पर कोई एतराज़ भी था तो ज़्यादा मुनासिब तरीका ये था कि जो सरबराही इजलास बुलाए जाते हैं वो बुलाया जाता, वो बात होती है। और यकीनन शायद कोई उसका रास्ता निकल आता, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन किया जाएगा, पीपल्स पार्टी की क़यादत को अंडरमाइन किया जाएगा और जिस किस्म के बयानात है, जिस किस्म का रवैया था वो अपनाया जाएगा, तो फिर जाहिर है कि शायद मुश्किल हो जाता है इत्तेहाद में साथ चलना। लेकिन इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं। चले ठीक है सईद गनी साहब, आपकी बातों से भी और खुर्रम दस्तगीर साहब की बातों से ये लग रहा है कि अगले 2 से 3 वीक में शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है फिर बैठ जाएं और यही पीडीएम के जलसे जुलूस जो हैं वो शुरू हो जाएं। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर